द्रास में उमर अब्दुल्ला के इजलास में इंतजामिया की जानिब से माइक सिस्टम लगाने की इजाज़त न देने पर उमर अब्दुल्ला ने बरहमी का किया इजहार। कहा अंदाज़ा नहीं था कि इनकी यूटी इतनी कमज़ोर है कि माइक लगाने से असर पड़ जाए। हमें कोई जुलूस का प्रोग्राम न था, ना ही किसी शहर पर कब्जा करना था। कहा द्रास के डाक बंगले को बंद भी रखा। मुझे यहाँ रहने नहीं आया था, हाथ मुंह धोना था और चला जाता। हफ्ता विजिलेंस के शुरू होते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया बड़ा ऐलान। एसीबी के होते हुए इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने का बताई जरूरत। कहा हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता चुन लिया। कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुतमईन हूं कि ये रास्ता अवामी बहबूद के लिए है। और जम्मू व कश्मीर में बदलते मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने आज शाम से हल्की बारिशों का इम्कान किया जाहिर। 5 नवंबर से अगले 3 दिन तक बालाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फबारी का भी जताया इम्कान। महकमा तालीम ने 1 नवंबर से सर्दी के पेश नज़र टाइमिंग में लाई तब्दीली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। आज के स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ 2-4 खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और डिटेल्ड इन खबरों के हवाले से आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कहना है कि अगर बर्फबारी नहीं हुई तो दिसंबर के आखिर तक स्कूल्स के अंदर क्लासेस जारी रहेंगे। यह तब कहा जा रहा है जब आज अक्टूबर का ही महीना चल रहा है और सरकारी दफातर के अंदर बुखारियां शुरू हो गई, एसी शुरू हो गई है, हीटिंग अप्लायंसेस शुरू हो गए। लेकिन क्या दिसंबर के आखिर तक अगर स्कूल चलेंगे, इस शर्त पर कि अगर बर्फबारी नहीं हुई, खुश्क मौसम रहा, लेकिन टेम्परेचर नवंबर और दिसंबर के अंदर हमेशा डाउन रहता है। क्या स्कूलों के अंदर उतनी फैसिलिटी है जो एक डायरेक्टर, जो एक कमिश्नर सेक्रेटरी, जो एक सेक्रेटरी, जो एक बड़ा ऑफिसर अभी अवील कर रहा है, क्या वो स्कूली बच्चों के लिए और जो असातिज़ा अमला है उनके लिए है? आज उस पर बात करेंगे। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इतना करप्शन है कि एसीबी के होते हुए अब इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत बताई गई है। ये आज हफ्ता विजिलेंस जो शुरू हुआ है उस निस्बत से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। इस हवाले से भी आप तक मालूमात पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी मालूमात यही है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला, जो कि आपको पता ही है कि वो कारगिल के दौरे पर है, वो द्रास जब पहुंचे तो द्रास के अंदर उनकी पार्टी की एक मीटिंग थी, लेकिन उन्हें वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो इजलास था माइक लगाने की इजाजत नहीं दी गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बल्कि उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं। उनका कहना है कि द्रास के अंदर जो आज वो मीटिंग कर रहे थे, तो वहां की जो इंतजामिया है कारगिल की या द्रास की, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को इजाजत नहीं दी कि उमर अब्दुल्ला के प्रोग्राम में माइक लगनी चाहिए। आखिर ये माइक क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्या जमहूरियत यहां पर नहीं है? आज क्या था कि उमर अब्दुल्ला को माइक लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल द्रास में नए नेशनल कॉन्फ्रेंस ओहदेदारों के साथ आज उमर अब्दुल्ला की मीटिंग थी। माइक लगा के थी, फिर लगाने नहीं दिया गया। लोग कहते हैं कि एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने माइक लगाने नहीं दिया, ये लोग कहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स कहते हैं। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला यहां पर आए तो बगैर माइक ही उन्होंने अपने लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इनका यूटी इतना कमजोर है कि एक माइक लगाने से इन पर असर पड़ता है। ताबड़तोड़ हमले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार और जो यूटी है लद्दाख की उस पर की है, उसके इंतजामिया पर की है, और कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इनका यूटी इतना कमजोर है कि एक माइक लगाने से इन पर असर पड़ता है। दरअसल उमर अब्दुल्ला आज डाक बंगले के अंदर भी जाने वाले थे, वहां पर शायद कुछ देर क़याम करने वाले थे, लेकिन डाक बंगला जो राज का है या कारगिल का है उस पर ताला चढ़ाया गया था, वो बंद रखा गया था।
तो उस पर भी उमर अब्दुल्ला बोले। उन्होंने कहा कि हमें कोई जुलूस का प्रोग्राम भी नहीं था, हमें किसी शहर पर कब्जा भी नहीं करना था, हम यहां पर आकर बगावत भी नहीं करनी थी, डाक बंगले में जाकर ज्यादा से ज्यादा मुंह हाथ धोकर निकल जाता, यहां रहने के लिए नहीं आया। उमर अब्दुल्ला ने किस तरह के तंज़िया अंदाज में ये बातें कही हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इससे पता चलता है कि ये लोग अपना फैसला भी खुद नहीं समझ पाते हैं। यानी साल 2019 के अंदर 5 अगस्त का फैसला जो हुआ था, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को खुद भी या हुकूमत को खुद भी समझ में नहीं आता है कि हमने क्या किया है। उन्होंने कहा कि अगर 5 अगस्त साल 2019 के फैसले के तहत लेह करगिल को जम्मू कश्मीर से अलग किया, वो अगर कारगिल के लोगों की तमन्ना होती तो उन्हें कौन सा डर आज होता मेरे माइक लगाने से, उमर अब्दुल्ला कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये लोगों की मांग थी, जो बार बार कहा जाता है कि जो कारगिल के लोग हैं या लेह के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, उनकी ये मांग है कि यूटी यहां पर होनी चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला इस बात पर उतारे आए माइक न लगाने पर कि अगर ये लोगों की मांग थी और अगर लोगों का फैसला होता तो उन्हें मेरे यहां आने से घबराहट क्यों होती। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा और किस अंदाज में कहा और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुन रही है और उसका जवाब क्या देगी। हालांकि हमने मुतअद्दिद लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने इस माइक न लगाने पर क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनका यूटी इतना कमजोर है कि हमारा एक यहाँ माइक सिस्टम लगने से इनके यूटी के बुनियाद को असर पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। क्या करते हैं हमने कोई बड़ा जलसा करना नहीं था, कोई जुलूस का प्रोग्राम नहीं था, कोई शहर को हम कब्जा करने वाले तो थे नहीं, कोई यहाँ पे आके हम बगावत नहीं करते, डाक बंगले में जाते तो क्या ज्यादा से ज्यादा मुंह हाथ धो के निकल जाते, कौन सा जिंदगी भर मुझे वहां बैठना था। इसी से पता चल जाता है कि ये लोग खुद अपने ही फैसले से कोई वो मतलब उनको अपना ही फैसला समझ नहीं आता। अगर 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने फैसला लिया, जो करगिल लेह को उन्होंने जम्मू कश्मीर से अलग किया, जो उन्होंने आपको हमसे अलग करने का फैसला किया, वो अगर आपके दिल की तमन्ना होती तो इनको किस बात पे घबराहट। अगर ये आप लोगों की मांग थी, अगर ये आप लोगों को चाहिए था, अगर आप इस फैसले से मुतमईन थे, अगर आप खुश थे, तो फिर यहाँ माइक होना ना होना, डाक बंगला रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या नाराजगी का इजहार सिर्फ साल में एक दिन होता है। आज 31 अक्टूबर है, पता नहीं क्या दिन मनाया है इन्होंने। तो अगर आज माइक नहीं है, अगर कल होगा तो क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। अगर कल करगिल से वापस आते हुए मैं यहाँ सिस्टम लगा के तकरीर करूंगा तो क्या आज और कल में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए, हर कोई इस हकीकत से कासिर है कि आखिर है क्या, क्यों, क्या वजह है कि उमर अब्दुल्ला को माइक सिस्टम लगाने की इजाजत नहीं दी गई, और अगर माइक सिस्टम लग जाता तो क्या हो जाता। ये ऐसा सवाल है जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई शायद जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बाज़ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया था, मीडिया को भी कहा गया था कि आप इस इवेंट को कवर ना करें। इतना ही नहीं बल्कि आज यूनिटी डे भी मनाया जा रहा है, और इस हवाले से कारगिल और कश्मीर के लोगों का हमेशा, या लेह लद्दाख और कश्मीर चूंकि एक रियासत के लोग भी रहे हैं, अब चूंकि जब से यूटी बनी है तो जो हदूद है उसके एतबार से डिफ्रेंशिएट हो गया है। यूटी जो कारगिल है, माफ कीजिएगा, जो लद्दाख है वो अलग से यूटी बन गई और जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बन गई। लेकिन नासिर असलम वानी ने इस मौके को गनीमत समझा और उसके बाद कहा कि भले ही ये हम पर इस तरह का दबाव डाले, भले ही इनको हमारे यहाँ आने से प्रॉब्लम हो जाए,
لیکن یہ حدود جو ہے یہ حدود ایسے ہی رہیں گے، لیکن جو رشتہ ہے کرگل اور کشمیر کا وہ آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آنے والے وقت بھی رہے گا۔ اتنا درد آپ ہمارا سمجھ سکتے ہیں اتنا ہم آپ سے اس سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کا سارا نظام ایک ہے، ان کی یہ حد بندی کرنے سے، خطہ بندی کرنے سے وہ پیار محبت کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی جو ہے مان لیجئے بوکھلاہٹ سمجھ لیجئے، ناسمجھی سمجھ لیجئے، یہ کتنی بھی کوشش کریں یہ ہمارے دلوں کو آپس میں دور نہیں کر سکتے ہیں۔ آج یہاں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، نہ کوئی الیکشن ہے نہ کوئی ووٹ مانگنا ہے، لیکن ایک وہ دلی تعلق ہے جس کی وجہ سے عمر صاحب ہمارے درمیان یہاں بیٹھ کے اس موسم میں بھی آئے ہوئے۔ چلے کارگل کے بعد واپس آ جاتے ہیں اپنے کشمیر کے اندر، کیونکہ موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے جو پیشن گوئی کی ہے اس کے پیش نظر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو صبح اسکولز کے اندر جو کلاسز شروع ہوتے ہیں اس کے اوقات کار میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ میونسپل حدود کے اندر صبح 10 بجے سے اسکول کا جو ورک کلچر ہے وہ شروع ہو جائے گا شام کے 3 بجے تک، اور جو سری نگر میونسپل حدود کے باہر والے علاقے ہیں، گاؤں دیہات بھی ہیں، تو وہاں پر 10:30 سے شروع ہو کر 3:30 بجے تک یہ کلاس ورک رہے گا۔ لیکن ہم آپ کو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی ایک بائٹ سنانا چاہیں گے، کیونکہ اس ساؤنڈ بائٹ میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن تصدق حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر برف نہیں ہوئی تو دسمبر کے آخر تک بھی وہ کشمیر کے اندر کلاس ورک جاری رکھیں گے۔ پہلے وہی سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھنڈ کو دیکھ کے ریشیڈیولنگ آف کلاسز فرام 1 نومبر میں اگر ویدر ایڈوائزری ہمیں الاؤ کرتی ہے، وی ول الاؤ دا اسکولز ٹو ریمین اوپن جب تک برف نہ ہوگی یا جب تک ٹھنڈ ایسی نہ ہوگی تب تک ہم اسکولز کھلے رکھیں گے۔ اف ویدر پرمٹس وی ول کنٹینیو فار دا منتھ آف دسمبر۔ اگر برف پہلے ہی ہوتا تو اس ٹائم گورنمنٹ باضابطہ ایک بچوں کے صحت کے حوالے سے تو حسین صاحب ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، ان کا کہنا ہے کہ اگر موسم نے اجازت دی، یعنی اگر برف نہیں ہوئی تو دسمبر کے آخر تک وہ کلاسز جاری رکھیں گے، اور یہ بات تب کر رہے ہیں جب آج اکتوبر کا آخری دن ہے، اور اس دن پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سرکاری دفاتر کے اندر بخاریاں شروع ہو گئی ہے، اے سی اپلائنسز شروع ہو گئے ہیں، ہیٹنگ اپلائنسز جو ہے انہیں چلایا جا رہا ہے، گرمی کا باضابطہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ ننھے منھے چھوٹے موٹے بچے کیا بغیر ہیٹنگ ان کلاسز کے اندر رہ سکتے ہیں؟ اگر موسم دسمبر کے مہینے تک بھی خشک رہتا ہے، نومبر سے ہی سردی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اکتوبر کے وسط سے ہی کشمیر کے اندر سردی شروع ہو گئی ہے، ہمارے دفتر سے لے کر دیگر دفاتر میں ہیٹنگ اپلائنسز شروع ہو گئے ہیں، اور کیا یہاں پر ہیٹنگ کا انتظام ہے؟ حالانکہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے ہم نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں ہو پایا ہے، لیکن جو ٹیچرز فورم ہے ان کے صدر محمد امین کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ امین صاحب آپ کا خوش آمدید ہے، جاننا چاہیں گے کہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کا یہ فیصلہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ونٹرز کے اندر بھی کلاسز جاری رہیں، لیکن اس کے لیے جو ضروری انتظامات ہیں ہیٹنگ کے وہ ہونے بہت ضروری ہے۔ اگر سیکریٹریٹ کے اندر اے سی چل سکتا ہے، اگر دیگر دفاتر کے اندر ہیٹنگ اپلائنسز ہیں، بخاریوں کا انتظام ہے، تو کیا اسکولوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ اور ابھی تک چونکہ آپ ڈائریکٹ گراؤنڈ سے ہیں تو کیا ابھی تک اس طرح کا کوئی انتظام ہے کہ دسمبر کے آخر تک بھی آپ اسکولز کے اندر پڑھا سکتے ہیں اور اس کا ہیٹنگ کا یا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس متبادل ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر تصدق حسین صاحب کے اس بیان کا تعلق ہے جی، تو ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ہیں، ڈائریکٹر صاحب جو ہمارے ہیں، وہ کم و بیش ہر ضلع میں پہنچے ہیں، کہیں زونوں میں بھی پہنچے ہیں، دیہات میں پہنچے ہیں، شہروں کے سکولوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ جی، اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا، جس کا میں بھی یہاں پہ تصدیق کروں کہ ہمارے پرائمری اور ایلیمنٹری سکولوں کی جو حالت ہے وہاں شیشے نہیں ہیں، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ دسمبر اور نومبر کی بات نہیں ہے، یہ چاہے برف باری ہو یا نہ ہو، لیکن سردی کی جو شدت ہے وہ 1 نومبر سے بہت زیادہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے دفاتر کے اندر ایک سرکولر کے مطابق 1 نومبر سے اب بخاری جلانا، گیس ہیٹر جلانا، اے سی لگانا شروع ہو چکا ہے، اور کئی دفتروں میں پہلے سے ہو چکا ہے۔
अब मुझे बताइए कि डायरेक्टर साहब को बखूबी इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे स्कूलों के अंदर खासकर प्राइमरी और एलिमेंट्री जो हमारा इस वक्त सेक्टर है, वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो गरीब घरों से आ रहे हैं। मैं आपको वसूख से कहूँ कि उनके पास मलबूसात भी ऐसे नहीं है कि वो सर्दी का मुकाबला करें। मैं बहसीत चेयरमैन टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर एक सलाह देना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब को और अथॉरिटीज़ को कि आप सरमा के अंदर स्कूलों को बिल्कुल बंद मत कीजिए, आप खुला रख लीजिए स्कूलों को, लेकिन आप हमें वो चीज़ें मुहैया कर दीजिए, वो चीज़ें दस्तियाब रखिए स्कूलों के अंदर, हीटिंग अरेंजमेंट रखिए स्कूलों को, बिल्कुल आप वो उस तरह से बनाइए जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर है। फिर आप हमसे ये हिसाब ले लीजिए कि आपका टीचर आपके स्कूल में पूरे 12 महीने काम करेगा, लेकिन शर्त ये कि हमें वो चीज़ें दस्तियाब हों, हमें वो तमाम चीज़ें दस्तियाब हों ताकि हम स्कूलों के अंदर पढ़ाई का सिलसिला, दर्स व तदरीस का सिलसिला बिल्कुल अच्छी तरह से जारी रखें। तो सर्दी को हम मौसम सरमा में दिसंबर और नवंबर से नहीं नापते हैं, बल्कि ये सर्दी का एक कैलेंडर है। तो दूसरी एक अहम बात है कि हमारा एक कैलेंडर है NEP 2020 के मुताबिक, उसमें हमारे वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, और इस NEP 2020 में जहाँ स्कॉलिस्टिक सेक्टर की तरफ, वहाँ नॉन स्कॉलिस्टिक जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसकी तरफ भी ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। लेकिन सरमा के आते हुए हमारी नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद पड़ेंगी। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो एरिया रहेगा वो स्कॉलिस्टिक एरिया रहेगा, दरस व तदरीस का एरिया रहेगा। तो उसमें मेरी ये गुजारिश होगी इंतज़ामिया से कि आप स्कूलों के अंदर मुहैया रखिए बिल्कुल। तो आपके साथ कोई सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि आपका भी हक बनता है, आप ग्राउंड पर देखते हैं, जो फीडबैक है वो ग्राउंड से ही आता है, कैसे चलाया जा सकता है, तभी जाकर जो एक ऊंची कुर्सी पर, बड़ी कुर्सी पर फाइज कोई ऑफिसर होगा एक राइट डिसीजन ले सकता है। तो इस ज़मन में क्या टीचर्स के साथ ग्राउंड पर किसी के साथ बात की गई है, कोई सलाह मशवरा हुआ है अभी तक? नहीं, सलाह मशवरा लिया गया होगा, लेकिन जोनल एजुकेशन ऑफिसर से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, जो अपने बंद कमरों में बखारी जलाकर, उन्हें पता है कि यहाँ पे हीटिंग है, उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि स्कूलों की हालत क्या है। तो हद तो ये है कि स्कूलों में आप देखिए आए रोज़ हमारे नए नए प्रोग्राम आते हैं, माई स्कूल माई प्राइड एक प्रोग्राम चल रहा है, स्कूलों की फेस लिफ्टिंग का प्रोग्राम चल रहा है, और उस्ताद से ये कभी नहीं कहा जाता है कि आपका जो ये पैसा वहाँ पे लग जाता है आप कहाँ से ये कर रहे हो। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे इस वक्त फ्री एजुकेशन है, हम किसी बच्चे से 10 रुपए की फीस भी नहीं ले सकते हैं, 5 रुपए की फीस भी नहीं ले सकते हैं। फिर अगर सर्दियों के अंदर हम बुखारियां लाएं, लकड़ी लाएं, गैस हीटर जलाएं, तो भला मुझे बताए कोई कि ये पैसा कहां से दस्तयाब होगा, और मेरा टीचर ये पैसा कहां से लाएगा। मुख्तसर है अमीन साहब, अगर सरकार ये फैसला लेती है कि हीटिंग अरेंजमेंट स्कूल के अंदर किया जाएगा, तो फिर टीचर्स को कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ाने? मैं कहता हूँ अभी वो फैसला ले लें कि हम हीटिंग अरेंजमेंट करें, क्या तमाम के तमाम टीचर इसके लिए तैयार हैं कि वो 12 महीने, वो सर्दियों के अंदर कितनी भी शिद्दत की सर्दी हो, कितना भी हॉरिश विंटर हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब, जो कि टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं कश्मीर के अंदर, और उन्होंने बखूबी कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि गर्मी का इंतजाम ठीक उसी तरह हो जाए जिस तरह एक डायरेक्टर, एक कमिश्नर सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी, एक अंडर सेक्रेटरी और एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर से लेकर जोनल एजुकेशन ऑफिसर के कमरे में बुखारी है, तो ठीक उसी तरह अगर स्कूलों के अंदर भी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वैसा इंतजाम किया जाता, बाकी टीचर्स को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर महकमा मौसमियात की जानिब से भी कुछ अहम इतलात आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई इज़हार की है कि आने वाले दिनों में मौसम में नुमाया तब्दीली होगी। तब्दीली इस तरह से होगी कि फिलहाल आज शाम से ही कल तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी, और साथ ही साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन 5 नवंबर के अगले 3 दिन 5, 6, 7 इन 3 तारीखों पर एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है, और महकमा मौसमियात का जो सिस्टम है उसके मुताबिक बारिशें भी हो सकती हैं और बर्फबारी भी होगी। 5 नवंबर से अगले 3 दिन तक मैदानी इलाकों में बारिशें और कई एक जगहों पर जो है हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन बालाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फ भी हो सकती है। ये महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। अभी आने वाले दिनों में मौसम में और भी चेंज आएगी। आज और कल के बीच में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। ये सिस्टम में भी 2 दिन रहेगा, 31 और 1 तारीख को। इसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी हमें 2-3 दिन,
और 5 तारीख के बाद फिर एक और वेदर सिस्टम आ रहा है इधर, जिसकी वजह से 5 से 3 दिन के लिए कम से कम और बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। ये बारिशें मैदानी इलाकों में और बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। मैदानी इलाकों में कम चांसेस है, थोड़ी सी बर्फबारी अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो यहाँ भी थोड़ी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, 1 फुट तक भी हो सकती है। ये दूसरे सिस्टम है जो 4 तारीख से आ रहा है। आज से विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो शुरू हो गया है और इस हवाले से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही मीटिंग जो वर्चुअल मोड पर हुई है और इस दौरान तमाम जो मुतलकीन जो इस ऑफिसरान इस मीटिंग के अंदर वर्चुअली शामिल हुए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर बाकी लोग भी शामिल थे, तो उनसे हल्फ लिया गया है कि वो इस बात का अहद करते हैं कि वो न सिर्फ रिश्वत से दूर रहेंगे बल्कि रिश्वत के खिलाफ अपना जो ज़मीर है वो हमेशा जागते रखेंगे। और इस हवाले से आज कुछ बड़े ऐलानात भी हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि एसीबी के होते हुए इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है। यानी जब एंटी करप्शन ब्यूरो पहले ही काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यहां इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एसीबी और विजिलेंस का काम अलग अलग थोड़ा रहेगा। मैं मानता हूं कि एसीबी का रोल उस वक्त होता है कि जब सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो गया होता है, लेकिन विजिलेंस का काम इससे बियॉन्ड होगा, उससे थोड़ा मुख्तलिफ होगा। यानी विजिलेंस का काम होगा कि सर्वेलेंस पर रखना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता चुन लिया है। कुछ लोग जानबूझकर इस रास्ते से मुतलिक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से मुतमईन हूं कि जो तब्दीली का रास्ता हमने चुन लिया है वो अवामी मुफाद में है। जम्मू कश्मीर में एसीबी ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी सराहनीय काम किया है और एक नए प्रकार का वातावरण जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के बना है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। और मुझे लगता है कि ढेर सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उसके कारण हमारी काम की रफ्तार बढ़ी है, पारदर्शिता लाने में हमें सहूलियत हुई है। लेकिन एक बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा और सभी अधिकारियों से मैं आग्रह भी, निवेदन भी करूँगा कि अगर काम में हम देरी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आर्थिक भ्रष्टाचार से बड़ा अपराध है। जानबूझ करके किसी काम को हम केवल अपनी उपेक्षा के कारण किसी काम में विलंब कराते हैं, जिससे परियोजना में देरी होती है, सामान्य आदमी को सुविधा मिलने में देरी होती है, तो मुझे लगता है ये आर्थिक भ्रष्टाचार से कम बड़ा अपराध नहीं है। तो विजिलेंस सप्ताह में ये भी हमें प्रण लेना चाहिए कि हमारे एंड पर जो काम है वो समय सीमा के भीतर हम फैसला कर देंगे। और एक दूसरी जो चलन बढ़ रही है, जहां ट्रांसपेरेंसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम सारे फैसले कर रहे हैं, ये एक बड़ा समूह है जो टेंडर्स को मैनेज कर रहा है और जीएफआर के खिलाफ किसी खास मेक की सप्लाई मांगना, किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए स्पेसिफिकेशंस को बदल देना, और खास तौर से प्रशासनिक सचिवों से मेरी अपेक्षा है और उनसे आग्रह है, और खास इंजीनियरिंग विंग के भी सीनियर अफसरान से, इस पर जरा विजिलेंट होकर के इसको देखने की जरूरत है। और मेहता जी से मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि एसीबी का काम अच्छा है, एसीबी रहना चाहिए, लेकिन एसीबी और विजिलेंस का काम थोड़ा अलग अलग है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें अपना एक इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि एसीबी का रोल तब शुरू होता है जब एक्सचेकर के पैसे का दुरुपयोग होता है या कहीं सामान्य रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन एक विजिलेंस का डिपार्टमेंट भी जम्मू कश्मीर प्रशासन में हो जो इन बातों की चिंता कर सके, ये मुझे लगता है कि
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में और भी खबरें थी लेकिन वक्त हो चला है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।